Hello everyone, welcome to Study Sport. In this video, we are going to discuss sonnet number 57, which is known as Sweet Warrior by Edmund Spenser. सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग इस पोम की टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। मीन्स पोम में जो रिटन है लाइन बाय लाइन उन्हें हम लोग समझेंगे एंड उसी के नीचे आपको समरी वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। सो हैव पेशेंस डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन हमारा है, दिस सोनेट इज रिटेन बाय एडमंड स्पेंसर, अ फेमस इंग्लिश पोएट ऑफ रिनेसेंस पीरियड। तो हमारे जो एडमंड स्पेंसर पोएट हैं वो एक बहुत ही फेमस या फिर एमिनेंट पोएट है रेनेसेंस पीरियड के। रेनेसेंस पीरियड कब से कब तक चला था? तो रेनेसेंस का पीरियड माना जाता है 1500 से लेकर के 1660 तक। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1500 से लेकर के 1660 तक रिनेसेंस पीरियड समझा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द एमोरेटी सॉनेट्स, अ कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स ही रोट फॉर हिज वाइफ एलिजाबेथ बोएल। ओके, तो हमारा ये जो सोनेट नंबर 57 है, स्वीट वॉरियर, ये इनका एक जो पोइट्री कलेक्शन था अमोरिटी नाम का, उसी के अंदर इस सोनेट को भी पब्लिश कराया गया था। अमोरिटी में टोटल 89 सोनेट्स है। ओके, इसे आप लोग याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अमोरिटी में टोटल 89 सोनेट्स थी, 89 सोनेट्स की कलेक्शन है ये अमोरिटी। ओके, और इन ये जो सारे के सारे सोनेट्स है ना, 89 सोनेट्स, ये सारे के सारे लव पोम हैं जो जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं वो अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बोल के लिए लिखते हैं कि कैसे वो उनके साथ कोर्टशिप में थे एंड देन उनकी जो शादी होती है उनके साथ, यही सब चीज़ों से डील करती है ये टोटल 89 सोनेट्स। The poem presents a lover pleading with his beloved to end the battle of war and accept his feelings. इस पर्टिकुलर सोनेट में हमारे एडमंड स्पेंसर एक लवर के रूप में दिखाए गए हैं जो प्लीड करते हैं अपने बिलवेड के सामने, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अब इस बैटल ऑफ लव को एंड करे और उन्हें एक्सेप्ट कर ले, उनके फीलिंग्स को। वो जो उनकी बिलवेड है एलिजाबेथ बॉल, वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले, उनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले। ही यूजेस मिलिट्री इमेजरी, यहाँ पे वो कुछ मिलिट्री कुछ वॉर टाइप के इमेजरी को यूज़ करते हैं, सैनिक योद्धा वाले। टू डिस्क्राइब लव एज अ वॉर, वो मिलिट्री इमेजेस को लव को एक वॉर की तरह दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। वेयर ही इज़ wounded बाय द एरोज ऑफ हिज beloved's आइज, जहाँ पे हमारे एडमंड स्पेंसर जो कि एक लवर की तरह दिखाए गए हैं वो wounded है, वो जख्मी हो गए हैं किससे? एरो से, और ये एरो है उनके बिलवेड की आइज़। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब जब एडमंड स्पेंसर की जो बिलवेड है एलिजाबेथ बॉल, वो बिना लव के या फिर हम लोग कह सकते हैं गुस्से भरी निगाहों से जब देखते हैं एडमंड स्पेंसर को, तो वो उन्हें एरो की तरह चुभता है और इसी के कारण वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। द पोम फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेंसरियन सोनेट विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्वार्ट्रेन्स। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है एक 4 लाइन की स्टेंजा एंड अ कपलेट। कपलेट का मतलब है 2 लाइन की एक होता है ना कपलेट, 2 लाइन का स्टेंजा कह सकते हैं। विद राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, बी सी, सी डी ई ई। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो स्पेंसरियन सोनेट की स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको 4 लाइन 3 जो स्टेंजा मिलेगी वो 4 लाइन की मिलेगी, और लास्ट में एक स्टेंजा रहेगी, वो उसमें 2 लाइन्स मिलेंगे जिसे हम लोग कपलेट कहते हैं। ओके, और इसका जो राइमिंग स्कीम है इसे आप लोग ध्यान में रखो, ए बी सी डी एंड लास्ट में कपलेट में ई ई। ये जो राइमिंग स्कीम है और स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम दिमाग में बैठा लो। ओके,
अब हम लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट। पोएट है हमारे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, इनका ये जो ड्यूरेशन देख लो 1552 से 1599 तक इनका टाइमलाइन है, और कई बार आपको 1552 की जगह पर 1553 भी मिल जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। So, Edmund Spenser was a renowned English poet of the Renaissance period. He is best known for his epic poem, The Faerie Queene, which was written in honor of Queen Elizabeth I and is considered one of the greatest works in English literature. तो हमारे एडमंड स्पेंसर एक बहुत ही रिनॉन्ड इंग्लिश पोएट थे रिनेसेंस पीरियड के। अभी एक बार फिर आया था ना पहले वीडियो में रिनेसेंस वर्ड, रिनेसेंस पीरियड, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसका टाइमलाइन कब से कब तक था। अगर आपको याद हो तो अभी आप कमेंट करके बताओ कि रिनेसेंस पीरियड कब से कब तक चला था, ठीक है। और ये जाने जाते हैं इनके एपिक पोम जिसका नाम है द फेयरी क्वीन के लिए, बहुत ही फेमस है एडमंड स्पेंसर। और ये जो फेयरी क्वीन है ना, इसे उन्होंने लिखा था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ऑनर में, उनकी प्रशंसा में, जो कि अभी ग्रेटेस्ट वर्क मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। स्पेंसर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एलिजाबेथन पोइट्री, और ऐसा माना जाता है कि एडमंड स्पेंसर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एलिजाबेथन पोइट्री को शेप देने में, उसे एक स्ट्रक्चर देने में। And his unique poetic style influenced many later poets, including John Milton and John Keats. उनका जो यूनिक पोइटिक स्टाइल था वो कई सारे पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया जो उनके बाद आते हैं, जैसे कि हो गए जॉन मिल्टन एंड जॉन कीट्स। ओके, सो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को एक ही साथ डील करेंगे। एक तो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को, पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एंड पोएम को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊंगी और साथ ही साथ आपको उसका मीनिंग बताते जाऊंगी। और फिर एक स्टेंजा को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे आपको नीचे समरी मिल जाएगा उसी स्टेंजा का, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन फिर दूसरा स्टेंजा और देन दूसरा स्टेंजा का फिर समरी। ओके, इससे क्या होगा कि दो वीडियो मुझे नहीं बनानी पड़ेगी, एक तो पोम एक्सप्लेनेशन की एंड देन समरी की, एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है मे बी। सो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टेंजा पढ़ लेते हैं, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेंजा आप देख सकते हैं। स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू, हाई टाइम इट इज दिस वॉर नाउ एंडेड वेयर, which I no longer can endure to sue, nay your incessant battery more to bear. Sweet warrior यहाँ पे कहा गया है एलिजाबेथ बॉयल को, अपने बिलेवर्ड को एडमंड स्पेंसर स्वीट वॉरियर कहते हैं, और वे उनसे पूछते हैं कि कब उनके बीच शांति होगी, कब उनके बीच पीस इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि ये जो लंबे समय से एक लड़ाई चलती आ रही है, बैटल ऑफ लव चलती आ रही है, उससे उन दोनों को कब शांति मिलेगी। एडमंड स्पेंसर कहते हैं हाई टाइम इट इज़, कि अब बहुत समय हो गया है, दिस वॉर नाउ एंडेड वॉर, और अब ये जो वॉर है इसे अब ख़त्म कर देना चाहिए, इसे एंड कर देना चाहिए। विच आई नो लॉन्गर कैन एंड्योर टू स्यू, क्योंकि एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि अब वो और ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, और ये एंड्योर नहीं कर सकते कि उन्हें और भी ज़्यादा वो प्लीड करे, स्यू करे। स्यू का मीन्स होता है प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। तो वो कहते हैं कि उनसे अब वो और ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते उनके इस बैटल ऑफ लव को एंड करने के लिए। ने योर इनसेसेंट बैटरी मोर टू बेयर, और वो कहते हैं, एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि ये जो आपका इनसेसेंट बैटरी है ये बहुत ही ज़्यादा अनबेयरेबल है, और इसे अब और वह बेयर नहीं कर सकते, इसे और वो झेल नहीं सकते। इनसेसेंट बैटरी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस अटैक्स। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूसली रिजेक्ट करती है ना एलिजाबेथ बॉयल अपने बिलवर्ड मीन्स एडमंड स्पेंसर के रिक्वेस्ट को, तो उसे अब जो एडमंड स्पेंसर है वो और ज़्यादा झेल नहीं सकते। यहाँ पे हम लोग थोड़ा समरी देख सकते हैं।
The poet calls his beloved a sweet warrior, which shows that he sees love as a battle. यहाँ पे पोएट अपने बिलवर्ड्स को स्वीट वॉरियर कहते हैं, जो दिखाता है कि वे प्यार को एक बैटल की तरह देखते हैं. ही आस्क व्हेन शी विल एंड दिस वॉर एंड मेक पीस विद हिम. पोएट अपनी बिलवर्ड से पूछते हैं कि वे इस वॉर को कब ख़त्म करेंगे और कब उनके साथ शांति से रहेंगे, शांति इस्टेब्लिश होगी उनके बीच. He says that it is the right time to stop fighting because he cannot keep begging for her love anymore. पोएट कहते हैं कि यही सही समय है कि अब इस वॉर को, इस फाइट को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो और ज़्यादा उनके लव के लिए बैग नहीं कर सकते, उनके लव के लिए और ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. He also cannot tolerate her continuous attacks, which means rejection or cruel treatment in love. एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथ बॉयल से ये भी कहते हैं कि वे अब उनके कॉन्टिन्यूस अटैक्स को और भी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते. ये जो उनका कॉन्टिन्यूस अटैक है, ये वो जो रिजेक्शन देती है एडमंड स्पेंसर को, उसे रेफर कर रहा है. और जिस तरह से क्रूअली वो ट्रीट करती है एडमंड स्पेंसर को लव में, इस चीज़ को ये रेफर करता है जिसे एडमंड स्पेंसर अब और टॉलरेट नहीं कर सकते. देन आता है हमारा सेकेंड स्टेंजा. सो वीक माई पावर्स, सो सोर माई वुंड्स अपीयर, दैट वॉन्डर इज हाउ आई शुड लिव अ जॉट. अब एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनकी शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर हो गई है, ख़त्म सी हो गई है उनकी शक्तियाँ. सो सोर माई वुंड्स अपीयर. अब वो कहते हैं कि उनके जो ऊंस है, उनके जो जख्म है, वो बहुत ही ज़्यादा सोर है, गहरी है, वो अब दिख रही है. डैट वॉन्डर इज़ हाउ आई शुड लिव अ जॉट. और अब एडमंड स्पेंसर को खुद में ही वो वॉन्डर में है, वो खुद ही आश्चर्यचकित है कि इतना घायल होने के बाद भी वो कैसे एक जॉट के लिए भी, एक थोड़े से समय के लिए भी वो कैसे जिंदा है. उन्हें तो मर जाना चाहिए था, इतना जख्मी है वो. Seeing my heart through launched everywhere with thousand arrows which your eyes have shot. वे कहते हैं कि वो उनके हृदय को, उनके हार्ट को, यहाँ पे हार्ट की स्पेलिंग आप देखिए HART है, लेकिन अभी HEART लिखा जाता है. तो एडमंड स्पेंसर का जो हार्ट है वो लॉन्च्ड है सारी जगहों से. लॉन्च्ड मीन्स पायर्स्ड है, उसमें तीर चुभ गई हैं सभी जगहों से. विथ 1000 एरोज से, हजारों तीरों से. और ये जो 1000 एरोज है, ये एलिजाबेथ बॉयल के आइस ने छोड़े हैं. एलिजाबेथ बॉयल जब भी तिरस्कार भरी नज़रों से देखती है एडमंड स्पेंसर को, तो यही चीज़ उन्हें, एडमंड स्पेंसर को तीर की तरह चुभती है. यहाँ पे ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है. देन यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेंजा का समरी. The poet says that he is physically and emotionally weak because of this love battle. पोएट कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली, हमारे पोएट एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरह से वीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस बैटल ऑफ लव. His wounds are so deep that it is surprising he is still alive. वे कहते हैं कि उनके जो ऊंस है, उनके जो जख्म है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, और वे इतने ज़्यादा गहरे हैं कि वो खुद सरप्राइज है, वो खुद आश्चर्यचकित है कि वो कैसे जिंदा है. He says that his heart is pierced in many places, not by real weapons but the arrows of her eyes. वे कहते हैं कि उनका जो हार्ट है वो पायर्स्ड है बहुत जगहों से. यहाँ पे किसी रियल वेपन से उनका हार्ट पायर्स्ड है ऐसा मतलब नहीं है, बल्कि ये जो तीर है ये एलिजाबेथ बॉयल के आइस ने छोड़े हैं, और उन्हीं एरोज के कारण एडमंड स्पेंसर का जो हार्ट है वो पायर्स्ड है, छल्ली हो गया है. दिस मीन्स दैट हर रिजेक्शन हैव डीपली वुंडेड हिम. सिंपल शब्दों में हम लोग कहें तो जो रिजेक्शन देती थी एलिजाबेथ बॉयल एडमंड स्पेंसर को, उसके कारण से एडमंड स्पेंसर बहुत ही ज़्यादा डीपली वुंडेड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए हैं.
इमेजरी देखो कैसे कैसे क्रिएट करते हैं एडमंड स्पेंसर। एंड देन हमारा है थर्ड स्टेंजा। Yet shoot, yet sharply still, and spare me not, yet glory think to make these cruel stars. Ye cruel one, what glory can be got in slaying him that would live gladly yours? अब एडमंड स्पेंसर अपने बिलवेड एलिजाबेथ बॉल से कहते हैं कि उन्होंने एडमंड स्पेंसर को इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया है, इतना ज़्यादा शार्पली शूट किया है, और वो अब उन्हें छोड़ भी नहीं रही है, उन्हें स्पेयर भी नहीं कर रही है। और बट ग्लोरी थिंक टू मेक दिस क्रूअल स्टोर्स, और इसी चीज़ में जो एलिजाबेथ बॉयल है वो अपना ग्लोरी समझ रही है इस क्रूअल स्टोर्स में। स्टोर का मतलब होता है बैटल और स्ट्रगल। इतना ज़्यादा उन्होंने एडमंड स्पेंसर को ज़ख्मी कर दिया है, फिर भी उन्हें स्पेयर नहीं करने में हमारी जो एलिजाबेथ बॉयल है वो अपना ग्लोरी समझ रही है। ये क्रूअल वन व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉट। और अब एडमंड स्पेंसर पूछते हैं अपने बिलवेड से, यहाँ पे उन्होंने उन्हें क्रूअल वन कहा है कि तुम्हें क्या ग्लोरी मिल जाएगा इन स्लेइंग हिम, उसे स्ले करने में, उसका वध करने में। डैड वुड लिव ग्लेडली योर्स, जो खुशी खुशी, जो ग्लेडली तुम्हारा बनकर जिंदा रहना चाहता है, उन्हें स्ले करके, उनका वध करके तुम्हें कौन सा बड़ा ग्लोरी मिल जाएगा। ग्लोरी का मतलब है प्रतिष्ठा, प्रशंसा, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक गर्व। हाँ, तो एडमंड स्पेंसर पूछते हैं एलिजाबेथ बॉयल से कि एक ऐसे इंसान को स्ले करके, एक ऐसे इंसान को मार के तुम्हें कौन सा बड़ा गर्व मिलेगा, जो इंसान तुम्हारा ही बनकर जिंदा रहना चाहता है, उसे स्ले करके तुम्हें कोई ग्लोरी नहीं मिल जाएगा। ऐसा एडमंड स्पेंसर कहते हैं। एंड देन अभी हम लोग देख लेते हैं इसके समरी को, स्टेंजा थर्ड की समरी को। The poet complains that even though he is already wounded, she continues to attack him with her cruel behavior. अब पोइट कंप्लेन करते हैं कि जो पोइट है वो ऑलरेडी wounded है, बहुत ही ज़्यादा जख्मी है, फिर भी जो एलिजाबेथ बॉयल है वो कॉन्टिन्यूसली अटैक करती है उन पर विद हर क्रूअल बिहेवियर, अपने क्रूअल बिहेवियर से। He says that she finds glory in being cruel to him, just like a warrior takes pride in winning a battle. अब वो कहते हैं कि एलिजाबेथ बॉयल जो है वो ग्लोरी समझ रही है उन्हें, उनके साथ क्रूअल रहने में, मीन्स एडमंड स्पेंसर के साथ क्रूअल रहने में एलिजाबेथ बॉयल खुद का ग्लोरी समझती है, ठीक वैसा ही जैसा कि एक वॉरियर, एक योद्धा अपना गर्व समझता है एक बैटल को जीतने के बाद। He then asks her, what is the use of hurting someone who is already devoted to her? And then एडमंड स्पेंसर क्वेश्चन पूछते हैं एलिजाबेथ बॉयल से कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हर्टिंग समवन, कि किसी को हर्ट करने का क्या मतलब बनता है जो खुद ही ऑलरेडी पहले से डिवोटेड है किसी के लिए, उनके लिए, मीन्स एलिजाबेथ बॉयल के लिए। ही इज़ रेडी टू लव एंड सर्व हर, सो देयर इज़ नो ऑनर इन डिफीटिंग हिम। अब एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि वो तो खुद ही रेडी है प्यार में उन्हें सर्व करने के लिए, उन्हें अपने सर आँखों पर बिठाने के लिए, तो अब यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है कि एडमंड स्पेंसर को डिफीट किया जाए, ठीक है। एंड देन आता है हमारा कपलेट। मेक पीस देयरफॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस दैट ऑल माई वुंड्स विल हील इन लिटिल स्पेस। अब एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि इसलिए अब शांति, पीस इस्टेब्लिश करो और मुझे ग्रांट करो टाइमली ग्रेस, समय रहते ही मुझ पर दया कर दो। समय रहते ही दया कर देने से मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, एडमंड स्पेंसर कहीं मर ही ना जाए। डैट ऑल माई वुंड्स विल हील इन लिटिल स्पेस, और अगर एलिजाबेथ बॉयल समय रहते ही उन पर ग्रेस, उन पर दया दिखा देगी, मर्सी दिखा देगी, तो उन्होंने जो जख्म दिए हैं एडमंड स्पेंसर को वो भी हील हो जाएंगे थोड़े समय में। The poet pleads for mercy and asks his beloved to end the war and accept his love. पोएट प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मर्सी के लिए, दया के लिए अपनी बिलवेड से, एंड उनसे आस्क करते हैं, अपने बिलवेड से पूछते हैं कि इस वॉर को, इस बैटल ऑफ लव को अब एंड कर देना चाहिए, एंड
एडमंड स्पेंसर के लव को एलिजाबेथ बॉयल को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ही सेज दैट इफ शी शोज काइंडनेस एंड लव हिज वुंड्स विल हील क्विकली. वे कहते हैं कि अगर एलिजाबेथ बॉयल काइंडनेस और प्यार दिखाएंगी तो उनका जो जख्म है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा. दिस मीन्स दैट हर एक्सेप्टेंस कैन रिमूव ऑल हिज पेन एंड सफरिंग. इसका मतलब है कि एलिजाबेथ बॉयल का एडमंड स्पेंसर को एक्सेप्ट कर लेना सारे ही पेन एंड सफरिंग को जो अब तक एडमंड स्पेंसर झेलते आ रहे हैं उसे रिमूव कर सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा थीम्स देख लेते हैं. वीडियो ऑलरेडी ही लॉन्ग हो गई है बट थोड़ा थीम्स देख लो. कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है यहाँ पे. पहला है लव एज अ बैटल. द पोएट कंपेयर्स लव टू अ वॉर वेयर ही इज डिफीटेड सोल्जर एंड हिज बिलवेड इज अ विक्टोरियस वॉरियर. तो यहाँ पे लव एज अ बैटल एक इम्पॉर्टेंट थीम है जहाँ पे पोएट लव को कंपेयर करते हैं एक वॉर से, जहाँ पे जो एडमंड स्पेंसर है वो खुद को एक डिफीटेड सोल्जर की तरह प्रेजेंट करते हैं और उनकी जो बिलवेड है वो उसे प्रेजेंट किया गया है एक विक्टोरियस वॉरियर की तरह. द एरोज ऑफ हर आईज सिंबलाइज हर ब्यूटी एंड रिजेक्शन विच कॉज हिम पेन. उनके आइज के जो एरोज थे वो सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी एंड रिजेक्शन को, और ये जो रिजेक्शन है ये कॉज करता है एक पेन को एडमंड स्पेंसर के लिए. देन दूसरा थीम है यहाँ पे पेन एंड सफरिंग इन लव. द पोएट एक्सप्रेसेस डीप इमोशनल सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज बिलवेड्स कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस. यहाँ पे पोएट एक्सप्रेस करते हैं एक डीप इमोशनल सफरिंग को, और ये डीप इमोशनल सफरिंग का रीज़न कौन है? तो एलिजाबेथ बॉयल जो कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रही थी एडमंड स्पेंसर के प्यार के रिक्वेस्ट को. इसके कारण से उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, इमोशनल पेन होता है. ही फील्स वुंडेड एंड वीक, और एडमंड स्पेंसर वुंडेड जख्मी और कमज़ोर फील करते हैं. शोइंग हाउ अनरिसाइप्रोकेटेड लव कैन कॉज सोरो. और ये चीज़ दिखाता है कि कैसे अनरिसाइप्रोकेटेड लव मीन्स वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार कैसे सोरो का कारण बनता है. एंड देन थर्ड थीम है प्लिया फॉर मर्सी. द पोएट आस्क हिज बिलवेड टू एंड हर क्रूअलिटी एंड एक्सेप्ट हिम. पोएट फिर बाद में मर्सी के लिए भी वो भीख मांगते हैं, एक तरह से कह सकते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, और कहते हैं कि इस क्रूअल वॉर को अब एंड कर दो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो. ही बिलीव्स दैट इफ शी शोज काइंडनेस एंड लव हिज पेन विल डिसअपियर. उनका बिलीव है कि अगर एलिजाबेथ बॉयल काइंडनेस एंड लव दिखाएगी तो उनका जो पेन है वो डिसअपियर हो जाएगा. एंड देन फोर्थ थीम है हमारा द पावर ऑफ beloved. The beloved is portrayed as a warrior who has control over the poet's emotions. यहाँ पे जो beloved है वो पोर्ट्रेट की गई है एक वॉरियर की तरह जिनका कंट्रोल है पोएट के इमोशंस पर. द पोएट एम्फेसाइजेस हर डोमिनेंस इन लव. पोएट यहाँ पे उनके स्वीट वॉरियर मीन्स उनके बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल का जो डोमिनेंस है लव में, उनका जो प्रभाव है उन पर जोर देते हैं. एंड हिज हेल्पलेसनेस, और वे ये भी दिखाते हैं कि पोएट कितना हेल्पलेस है. एंड देन है हमारा कंक्लूजन. कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप कोई भी आंसर लिख रहे हो लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर ऐड करना. इसका मतलब होता है कि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट है. ओके. दिस सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस द स्ट्रगल्स ऑफ लव यूजिंग द मेटाफर ऑफ वॉर. तो इस सोनेट में एडमंड स्पेंसर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं प्यार में जो स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, उन चीज़ों को. एडमंड स्पेंसर इस चीज़ को दिखाने के लिए मेटाफर यूज़ करते हैं वॉर का. मेटाफर तब होता है जब टू डिफरेंट थिंग्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है. तो कहाँ लव एंड कहाँ वॉर. द पोएट पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज अ वुंडेड लवर. पोएट खुद को एक वुंडेड लवर की तरह पोर्ट्रे करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. आस्किंग हिज बिलवेड टू एंड हर क्रूअलिटी एंड एक्सेप्ट हिज फीलिंग्स. पोएट अपने बिलवेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपने क्रूअलिटी को एंड कर दे, वो इस क्रूअल वॉर को, इस बैटल ऑफ लव को एंड कर दे, एंड उन्हें एंड उनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले. थ्रू स्ट्रॉन्ग इमेजरी एंड इमोशन
Spencer highlights the power of love, the pain of rejection and the hope for acceptance. और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजरी एंड इमोशंस के साथ इन चीज़ों को यूज़ करके एडवर्ड स्पेंसर हाईलाइट करते हैं लव के पावर को, रिजेक्शन के पेन को एंड एक्सेप्टेंस की आशा को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो एंड वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे आपको किसी चीज़ का मीनिंग ना समझ में आया हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।